नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। वह शाम को कन्वेंशन सेंटर जम्मू में IIM जम्मू के 5वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर 214 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अगले दिन शुक्रवार को श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी देकर लौट जाएंगे। इस दौरान राजभवन में उपराज्यपाल से जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात, विकास परियोजनाओं आदि अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ पैगंबर मोहम्मद पर एक टीवी डिबेट के दौरान अपमानजनक टिप्पणी को लेकर FIR दर्ज की है। इसके साथ ही पैगंबर मोहम्मद को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और गलत जानकारी देने के खिलाफ 8 अन्य लोगों पर भी एक्शन लिया गया है। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने इन लोगों के खिलाफ अलग अलग प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से दर्ज दूसरी FIR में बीजेपी के नवीन जिंदल, पत्रकार सबा नकवी का नाम भी इसमें शामिल है। वहीं इसमें शादाब चौहान, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुल रहमान, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीणा और पूजा सकून का भी नाम इसमें शामिल है। वहीं दिल्ली पुलिस अब इन लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजने की तैयारी में है। और लोगों पर पुलिस ने FIR दर्ज की। आपको बताएं कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद हालांकि विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस्लाम के संस्थापक को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर अब एक के बाद एक हालांकि कई कार्रवाइयां की जा रही हैं। उसी कड़ी में अब 9 अन्य लोगों के खिलाफ इसमें मामला दर्ज किया गया है। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। कुलदीप, अब नुपुर शर्मा के बयान को लेकर एक के बाद एक ताबड़तोड़ जो वो एक्शन लिए जा रहे हैं और अब 9 अन्य लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल लता, देखिए नुपुर शर्मा का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और नुपुर शर्मा की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो पैगंबर मोहम्मद को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसी मामले में अब दिल्ली पुलिस ने जो है नुपुर शर्मा के खिलाफ जो है एक FIR दर्ज कर लिया है। इस FIR में नुपुर शर्मा के अलावा 9 और लोगों के नाम शामिल है, जिनमें जो दिल्ली बीजेपी के मीडिया सेल के अध्यक्ष रहे हैं नवीन जिंदल, उनका नाम शामिल है। इसके अलावा शाहबाज चौहान, सबा नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुल रहमान, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीणा और पूजा सुकून के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज किया गया है। इन सब लोगों पर जो है अपने विवादित बयान या फिर अपने विवादित पोस्ट के जरिए जो है वो माहौल खराब करने के आरोप जो है इस FIR में लगाए गए हैं। जी, आगे जिस तरीके से लगातार अब नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो सियासी गलियारों में भी जो हलचल दिखाई पड़ रही है और जिस तरीके से अब अलग अलग देशों से भी इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जो है डिमांड की जा रही है, इस पर क्या कहा जाए? हालांकि बीजेपी ने नुपुर शर्मा को निष्कासित जरूर कर दिया है, क्या अब कोई और सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नुपुर शर्मा के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी की चौतरफा किरकिरी हो रही थी, देश से लेकर विदेश तक जो है नुपुर शर्मा जो है वो टारगेट पर आ गई थी, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को प्रेशर में आकर जो है नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा और उन्हें जो है पार्टी से सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी ये मामला जो है थमता नजर नहीं आया और ये मामला अभी भी शांत नहीं है। अभी भी विपक्ष की तरफ से जो है लगातार नुपुर शर्मा के नाम को लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर हमले किए जा रहे हैं। और अगर आप खाड़ी देशों की बात करें तो खाड़ी देश भी नुपुर शर्मा के बयान को लेकर अभी भी उनका जो रुख है उस रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और उन्होंने अभी भी सख्त रवैया अपनाया हुआ है। और
और वो ये मांग कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा के बयान पर जो है भारत सरकार जो है वो सार्वजनिक तौर से माफी मांगे। तो फिलहाल नुपुर शर्मा के मामले में भारतीय जनता पार्टी अभी भी चौतरफा घिरी हुई है, भले ही भारतीय जनता पार्टी ने उन पर एक्शन ले लिया हो। कि वाकई अब ऐसे में अब क्या स्टैंड बीजेपी का इसको लेकर होगा, क्योंकि मामला तूल पकड़ता जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार नुपुर शर्मा को लेकर आपको बताएं कि दिए गए बयान के बाद, हालांकि एक के बाद एक तमाम टिप्पणियां सामने आई, तमाम बयानबाजी सामने, लेकिन अब जिस तरीके से सख्त कार्रवाई करने को लेकर तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब बीजेपी की क्या अगली गतिविधि इसको लेकर होती है, क्या अगला स्टैंड नुपुर शर्मा को लेकर भारतीय जनता पार्टी का सामने आता है। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के बयान पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत सरकार और बीजेपी ने इसमें कड़ी कार्रवाई की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। I think the Foreign Office has also come out with clear clarification on that, on the international demand, and the Bharatiya Janata Party has taken the necessary action in this regard. I would urge you to look at the statement that the Foreign Office has taken out yesterday. We will lead the world, we will continue to lead the world, and with all these countries also we have very good relations, and the relations will continue to be very good. All the Indians living in Gulf countries are safe and they do not have to worry. There is no tension. You can contact any of your friends or relatives there. There is nothing that they are having to face there. I think कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ईडी के सामने पेश होने के लिए 3 हफ्ते का समय मांगा है। उनके इस मांग को केंद्रीय जांच एजेंसियों ने मान लिया है और अब उनसे पूछताछ के लिए एजेंसी एक नया समन जारी करेगी। ईडी ने सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए दरअसल बुलाया था। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजा था, जिसमें सोनिया गांधी को 8 जून को एजेंसी के सामने पेश होना था और राहुल गांधी को 13 जून को पूछताछ उनके साथ होनी थी। लेकिन कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया था कि सोनिया गांधी 8 जून को पूछताछ में शामिल होंगी और अगर राहुल विदेश से वापस आ गए तो वो भी शामिल होंगे, अन्यथा ईडी से और समय मांगा जाएगा। वहीं गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा स्नान को लेकर पुलिस ने श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन का फैसला लिया, जिसके तहत 10 जून तक ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है, जिसको लेकर दिल्ली एनसीआर वासियों के महत्वपूर्ण अलर्ट उन्हें जारी भी किया गया है। नैनीताल जाने वाले लोगों को जाम से बचने के लिए ट्रैफिक रूट डायवर्जन किया गया है, जिसके तहत NH9 रूट में यात्रा करने से बचने की लोगों को सलाह दी गई है। आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि गंगा दशहरा के पर्व पर दिनांक 8 जून से 10 जून तक ब्रजघाट गढ़मुक्तेश्वर में लाखों की संख्या में गंगा स्नान हेतु श्रद्धालु आएंगे, जिसके कारण यातायात पर भारी दबाव रहेगा। अतः आप सभी से अनुरोध है कि NH9 रूट को अवॉइड करें तथा वैकल्पिक रूट के रूप में मेरठ होकर अथवा बुलंदशहर होकर अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, लखनऊ, नैनीताल, उत्तराखंड जाने का कष्ट करें। धन्यवाद। आप सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या वाले मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई से लंबे समय से पूछताछ हो रही थी, अब पुलिस ने उसे इस मामले का मास्टरमाइंड बताया है। ये भी जानकारी दी गई है कि इस हत्याकांड में अभी तक 5 आरोपियों की पहचान कर ली गई है और आगे भी जांच की जा रही है। वहीं दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इस बात पर जोर दिया है कि मूसेवाला की हत्या की तैयारी काफी पहले से की जा रही थी और रणनीति के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया। इसमें लॉरेंस बिश्नोई मुख्य आरोपी निकलकर सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धेश हीरामल की भी केस में सक्रिय भूमिका सामने आई है।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार सरकार बनने के बाद सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को अपने कार्यक्षेत्र में काम करने का निर्देश दिया है, जिसको लेकर एफएम न्यूज ने यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की राह में योगी 2.0 में कई महिलाओं को मौका मिला। मेरे साथ उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य जी है, जो कि अपने आप में दमदार चेहरा है, महिलाओं के लिए काफ़ी काम करती है। 100 दिन का जो लक्ष्य दिया था योगी जी ने, आप उस लक्ष्य को लेकर क्या कहेंगी, क्या काम किया है? देखिए, 100 दिन का जो लक्ष्य हमारे मुख्यमंत्री जी का, योगी जी का, उन्होंने देखिए एक तो सबसे पहला काम किया है, महिलाओं की पेंशन को डबल किया है, दुगना किया है। जो 500 थी उसको 1000 किया है अब। और इसके अलावा हमने वन स्टॉप सेंटर हैं उनको बहुत मजबूत किया है। कोई भी पीड़ित महिला आएगी वहाँ 5 दिन तक रह सकती है, अपनी जो भी समस्याएं उनसे अवगत कराएगी, और वो हम शासन स्तर पर भी उनको उसकी सहायता करेंगे या उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। तीसरा, मैंने बताया कि हम हर 15 दिन में हर ज़िले में एक अपना कैंप लगाएंगे, जहां महिलाएं, जो बहनें हमारी विडो हो गई, जो छूट गई हैं, उनको हम पेंशन में शामिल करेंगे। इसके अलावा जो बच्चियां हैं हमारी जो स्कूल जाती हैं, उनके लिए हमने वीमेन पुलिस स्क्वाड एक तैयार की है, जो उन बेटियों को कोई उसे छेड़े नहीं, कोई उसके साथ गलत जो शकूफेबाजी होती है या जो बोलते हैं लोग, वो नहीं हो। इसी तरह हॉस्पिटल के बाहर भी हमारी वो महिला पुलिस खड़ी रहेगी और उन लोगों की हेल्प करेगी, उन बहनों की हेल्प करेगी कि उन्हें क्या ज़रूरत है वो उन तक पहुंचाएगी भी, और जो अराजक तत्व है, गुंडा तत्व है, उनसे उनकी रक्षा करेगी। जब बेबी रानी मौर्य का नाम आता है तो उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं उन्हें लगता है कि अब प्रदेश में कुछ अच्छा होगा। प्रदेश में हम देख रहे हैं दलित महिलाओं के साथ अक्सर अमूमन हम ये देख रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं हैरेस किया जाता है किसी के थ्रू भी। तो दलित महिलाओं के लिए क्या आप कोई स्पेशल आइडियोलॉजी लेकर आ रही हैं, या कैसे आपकी सरकार जो वो काम करने वाली है? नहीं, देखिए, दलित महिला भी महिला है, महिला कोई भी पीड़ित हो सकती है, उनके लिए अलग से कोई आइडियोलॉजी नहीं है। हमारी सरकार सभी के लिए बहुत काम कर रही है, और हम अगर उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो उन्हें न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। अगर मैं पूछूं कि एमएलसी की जो लिस्ट अभी आई है, भाजपा की तरफ से 9 का नाम डिक्लेयर हो गया है, लोकसभा की 2 सीटों पर भी उपचुनाव है, आजमगढ़, ये ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर लग रहा है कि अब क्या होगा, क्योंकि वो दोनों ही सीटें सपा की सीटें हैं, गढ़ कहा जाता है। अब इस पूरे इलेक्शन को कैसे देख रही हैं? देखिए, हम सब सीटें जीतेंगे, हम जो उपचुनाव हैं वो भी जीतेंगे, और हमारे ये 9 प्रत्याशी जो उतारे हैं विधान परिषद के, सब जीतेंगे। लेकिन सपा पार्टी ने जिस तरीके से राज्यसभा के लिए जो चेहरे बदले हैं, जयंत चौधरी को कैसे न कैसे करके भेजा है राज्यसभा, कपिल सिब्बल को भेजा है, पार्टी के कई जो नेता है वो परेशान है, पार्टी छोड़ने की बात भी कर रहे हैं, शायद भाजपा में ज्वाइन कर ले। अब कैसे आप इस पूरे समीकरण को समझेंगी, या क्या इंडिविजुअली आप, क्योंकि खुद एक दमदार चेहरा है, क्या आप उनको बोलना चाहेंगी, सलाह क्या देंगी? नहीं, मैं कोई सलाह नहीं दूंगी, वो जिस पार्टी में उनके अध्यक्ष उन्हें सलाह देंगे, और मेरा तो इतना ही कहना है, वो जहाँ रहे वहाँ निष्ठा से रहना चाहिए। मैम, एक आखिरी सवाल है, शायद आप इसका जवाब ना दे, कानपुर हिंसा को लेकर पूछ रही हूँ कि जिस तरीके से काजी ने वहाँ पर एक बयान दिया है, बयान में कहा है कि जो मुसलमान है वो कफन बांधकर निकल पड़ो, क्योंकि मुसलमानों को टारगेट कर रही है आपकी सरकार, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। शांति का माहौल होना चाहिए, सौहार्द का माहौल होना चाहिए, और सबको मिलजुल के रहना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो बेबी रानी मौर्य को आप सुन रहे थे, जो कि 100 दिनों का लक्ष्य पूरे को लेकर बता रहे हैं कि महिलाओं के लिए कई काम कर रही है उनकी सरकार। कैमरा पर्सन अंगद के साथ ओशी मंदोला, एफएम न्यूज़, नई दिल्ली। वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 13 जून को ईडी के सामने पेश होंगे। राहुल गांधी के पेशी की सुबह कांग्रेस के सभी सांसदों को पार्टी मुख्यालय आने को कहा गया है, यानी कि ईडी के सामने समन को कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन में बदलने की कोशिश करेगी। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेश होने के लिए और समय मांगा है, क्योंकि वे कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और अब तक स्वस्थ नहीं हुई हैं।
इस बाबत जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी को 8 जून को पेश होने के लिए समन जारी किया था, लेकिन कोरोना संक्रमित होने की वजह से वो ईडी के सामने पेश नहीं हो पाई। मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात दी है। 17 फसलों के एमएसपी को बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट ने बुधवार को यह फैसला लिया और आज कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट और सीसीईए की अहम बैठक में केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद साल 2022-23 के लिए खरीफ की फसलों जैसे धान, सोयाबीन, मक्का आदि फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस बाबत केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने क्या कुछ कहा है। आज की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2022-23 के लिए खरीफ की 14 फसलों की सब वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का अनुमोदन किया गया है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बुआई के समय अगर किसानों के ये आश्वासन होता है कि क्या दाम मिलने वाला है, तो उससे उनका मनोबल भी बढ़ता है और उनको दाम भी बेहतर मिल पाते हैं। आपको ज्ञात होगा 2018-19 में जब सरकार ने निर्णय लिया कि लागत प्लस 50% पर एमएसपी तय करेंगे, उसको हमने लगातार लागू भी किया और उसके पालन के कारण किसानों को अच्छे दाम भी मिले, उनकी कमाई भी बढ़ी। अगर आज की मैं बात करूं तो एमएसपी के जो दाम बढ़े हैं, इसमें तिल की एमएसपी में 523 रुपए की वृद्धि इस साल होगी। मूंग पे 480 प्रति क्विंटल उसकी वृद्धि है। सूरजमुखी बीज पर 385 रुपये प्रति क्विंटल और रामतिल पर 357। तो कपास मध्यम रेशा पर 354 रुपये, सोयाबीन पर जो पीला उस सोयाबीन पीला पर 350 रुपये की वृद्धि होगी और तूर पर 300 रुपये की वृद्धि है। उड़द पर 300 रुपया, मूंगफली पर 300 रुपया, ज्वार हाइब्रिड पर 232 रुपये, ज्वार मालदंडी पर 232 रुपये, रागी पर 201 रुपया, धान पर 100 रुपया, धान सामान्य पर 100 रुपया और धान ग्रेड ए पर 100 रुपया, बाजरा पर 100 रुपया और मक्का पर 92 रुपये। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में लिए गए फैसले की घोषणा की। उन्होंने गवर्नर दास ने कहा कि यूक्रेन क्राइसिस के कारण महंगाई बढ़ गई है, हालांकि इंडियन इकोनॉमी सुधार के रास्ते पर है। एमपीसी की बैठक में रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का फैसला किया गया। अब रेपो रेट बढ़कर 4.90% हो गया है, जो कि पहले 4.40% था। वहीं रेपो रेट में बढ़ोतरी के कारण आपको होम लोन, ऑटो लोन की ईएमआई बढ़ जाएंगी और इसके अलावा एमएसएफ को 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 5.15% कर दिया गया है। वहीं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.65% किया गया है। वे सरकार अपने स्तर पर इसे नीचे लाने की कई कोशिशें कर रही है। इसे बीच भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक भी अगले हफ्ते होनी है और ऐसे में विशेषज्ञों का ये मानना है कि आरबीआई एक बार फिर नीतिगत ब्याज दरों को बढ़ा सकता है और इसका असर ये होगा कि लोन की ईएमआई एक बार और महंगी हो सकती है।
राजनीति के पिच पर आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का एक अलग रूप देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हासीमारा में सामूहिक विवाह समारोह में हिस्सा लिया और इस दौरान सीएम ने वहां के स्थानीय लोगों के साथ पारंपरिक वस्त्र पहनकर नृत्य किया है। देश में इन दिनों न केवल सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, बल्कि अब विश्व रिकॉर्ड भी बनाए जा रहे हैं। आपको बताएं कि नेशनल हाईवे 53 पर 6 महीने में बनने वाली सड़क का निर्माण NHAI ने सिर्फ 105 घंटों में करने का कारनामा कर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज कर लिया है। और इस बाबत जानकारी देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। Very happy today because our team has created one more world record. I congratulate the entire team of NHAI, consultant and contractor Rajpath Infracom Private Limited from Pune on accomplishing this Guinness World Record. NHAI, on the occasion of the Azadi Ki Amrut Mahotsav announced by Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi ji, successfully completed a Guinness World Record by constructing 75-kilometer continuous bituminous concrete in single lane on NH 53 between Amravati to Akola. The total length of the 75-kilometer single lane continuous bituminous concrete road is equivalent to 37.5 kilometer of 2-lane paved shoulder road, and the work started on 3rd June 2022 at 7:27 am and completed on 7th June 2022 at 5 pm. Total time taken is 105 hours and 33 minutes. I'm very happy today. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।